तो बजट पर मंथन न्यूज 24 का लगातार चल रहा है और सुबह 11 बजे से आप ये मंथन देख रहे हैं। बहुत बड़े सवाल हैं लोगों के जहन में, कैसा है बजट, उसका एनालिसिस जिस तौर पर हो रहा है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो विपक्ष प्रतिक्रिया दे रहा है वो बिल्कुल उलट है और सरकार जो कह रही है। और इसमें सबसे बेहतरीन वो तस्वीर हो जाती है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पढ़ रही थी तो 85 मिनट के भाषण के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे और वो लगातार मेज थपथपा रहे थे। और जब ये बजट भाषण पूरा हुआ तो देश के प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला स्टेटमेंट आया वो आया कि ये युवा शक्ति का बजट है, सपनों को साकार करने वाला बजट है। तो अब सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि कांग्रेस सवाल उठा रही है गिरते हुए रुपए पर सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। सरकार ने इस बात पर स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि अगर इतनी चमकदार अर्थव्यवस्था है तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है यानी कि जो विदेशी निवेशक है वो इतनी बड़ी तादाद में अपना पैसा भारत से वापस क्यों खींच रहे हैं। सरकार ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया कि अगर हम वाकई इतनी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था हो गए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार एक दबाव क्रिएट करने की कोशिश हम पर क्यों कर रहे हैं। परसों डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। पहले ट्रंप कह रहे थे कि भारत रशिया से तेल जब तक खरीदता रहेगा हम 50% टैरिफ लगाएंगे। तो ये सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 20% लोगों का, ये इस देश की मात्र 20% लोगों की जो आबादी है उसका बजट है। अब खैर बहुत सारे सवाल हैं लेकिन मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका नाम है जयंत सिन्हा। फॉर्मर वित्त राज्य मंत्री हैं, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं और ग्रेजुएशन उन्होंने की है अमेरिका की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी की गहरी समझ भी उनको है। हजारीबाग के सांसद रह चुके हैं और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि सरकार में और बिजनेस का जो एरेना है उसमें उनका रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको झारखंडी जोहार। जोहार सर, जोहार। तो सर मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आपने बजट का जो भी एनालिसिस किया होगा, एक शॉर्ट एनालिसिस, कैसा लगा आपको बजट? नहीं, मुझे बजट बहुत पसंद आया क्योंकि हमें सिर्फ बजट को नहीं देखना चाहिए, हमको सब जो सुधार के कदम लिए गए हैं पिछले वर्ष में वो सब हमको देखना चाहिए, तभी पूरा अर्थव्यवस्था का तस्वीर हमें नजर आएगा। तो पिछले साल 3-4 ऐसे मुख्य कदम लिए गए जो रिफॉर्म के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। ये कौन कौन से थे? पहली बात तो ये है कि जीएसटी का सरलीकरण हुआ। जीएसटी के जो रेट्स है उनको घटाए गए और वो फिर हम लोगों को बजट में भी नजर आया कि ये जीएसटी के सरलीकरण के कारण 1.5 लाख करोड़ जो था वो हमारे ग्राहकों के जेब में गया है। तो ये कंजम्पशन का बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन था जो जीएसटी के द्वारा हुआ। दूसरा, हम लोगों ने लेबर कोड्स को भी सिंप्लीफाई किया। बहुत सारे अनेक लेबर कोड्स थे, उनको सिर्फ 4 लेबर कोड्स में हम लोग ले आए। ये भी बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है। तीसरा, जो हम लोगों ने एफटीएस किए यानी व्यापार के जो समझौते हम लोगों ने किए हैं, जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको कहा गया है, क्योंकि 27 देशों के साथ एक समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ किया गया है, यूके के साथ किया गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया। तो ये जो हम लोगों ने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा, जो हम लोगों ने इंडिया एआई मिशन वगैरह को स्टार्ट किया है वो भी बहुत बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। तो ये सब तो काम चल ही रहा था। अब जब बजट आया तो ये सब जो सुधार के कदम थे इनको ये बजट बड़ी अच्छी तरीके से, बहुत ही संतुलित तरीके से इसको और प्रोत्साहन इन्होंने दिया है। सर विपक्ष ये कह रहा है कि रुपए का इतना जबरदस्त डाउनफॉल है, हिस्टोरिक है, डॉलर के मुकाबले रुपया आ गया है 92 के नंबर पर, जिसका जिक्र बजट में होना चाहिए था। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे कि बांग्लादेश की करेंसी, नेपाल की, पाकिस्तान की, भूटान की करेंसी नहीं गिरती, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। 58 रुपए पर गुजरात के मुख्यमंत्री
हुआ करते थे तब नरेंद्र मोदी, तब ये बात कहते थे। अभी 92 रुपए पर ये कंसर्न होना चाहिए क्या? रुपए का भाव जो है बाजार से सेट होता है जी। और वो कई सारे जो पूरे विश्व के जो दबाव जो होते हैं, विश्व में कई सारे जो रुझान होते हैं, उसके कारण रुपए का जो है भाव सेट किया जाता है और उसमें किसी एक देश की नीतियों का कोई खास असर नहीं पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल जो है, अगर तेल का भाव ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर ले जा रहा है या नीचे ले जा रहा है, ट्रेड जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये सब जो है ये विश्व स्तर पे फैक्टर्स होते हैं और रुपए का भाव इन सब विश्व स्तर के जो फैक्टर्स हैं, विश्व स्तर के जो आंकड़े हैं, उनके द्वारा प्रभावित होता है। इसलिए कोई सरकार इस पे ज्यादा इधर उधर ना करना चाहिए, ना करती है। और ये ना सिर्फ भारत की बात है, लेकिन हर देश में यही सिलसिला होता है कि विश्व के बाजार में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे तेल हो गया, जैसे सोना का भाव हो गया, जैसे रुपए का भाव हो गया, ये सब इन सब चीजों से मिला जुला कर ही तय होती है। सर, आप ये कह रहे हैं कि रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले, वो इंटरनेशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ना कि डोमेस्टिक फैक्टर्स पर, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही। और अगर आप जो हमारे घरेलू जो आंकड़े हैं, अर्थव्यवस्था के जो सबसे मुख्य मूल जो आंकड़े होते हैं, उनको अगर आप देखिए तो जो आज के जो आंकड़े हैं वो हमारे पूरे इतिहास में ऐसे इतने अच्छे आंकड़े कभी नहीं हुए हैं। जो अर्थव्यवस्था का दर है वो 7% से ज्यादा है, जो महंगाई का दर है वो 2-3% पे ही है, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 4% पे आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1-2% पे है। ये सब जैसे इन सारे फैक्टर्स पर मैं आऊंगी, मैं छोटा सा एक इंटरवेंशन आपको दे रही हूँ, इन सारे फैक्टर्स पर आऊंगी। लेकिन आपने कहा कि सारा इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करती है रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत। 58 रुपए पर जब रुपया हुआ करता था, तब दरअसल संसद में बाकायदा आपकी बहुत बड़ी नेता सुषमा स्वराज, उन्होंने बयान दिया था कि जैसे जैसे रुपए की हालत पतली होती है, देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो अब राहुल गांधी पूछ रहे हैं, भाई अब दरअसल बताए बीजेपी की किसकी प्रतिष्ठा गिर रही है? अब सुषमा जी ने क्या टिप्पणी दी और किन परिस्थितियों में टिप्पणी दी, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहा हूं और अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से तेल का भाव, सोने का भाव, ये सब सेट होता है, उसी प्रकार से हर करेंसी का, ना सिर्फ हमारे मुद्रा का, लेकिन हर करेंसी का, चाहे डॉलर भी आज के समय काफी घटता चला गया है। ईयू का जो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन का, जिसको कहते हैं यूरो बढ़ रहा है, येन भी घट रहा है, रुपए भी घट रहा है। ये सब इन सब चीजों पे निर्भर हैं, ना हमारे अर्थ नीतियों पे। और जैसे मैंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो मूल आंकड़े हैं वो आज बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही दुरुस्त हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कि अर्थव्यवस्था के कारण हमारी मुद्रा का जो भाव है वो गिर रहा है या चढ़ रहा है, ये गलत एक सोच होगी, गलत लॉजिक है। सर, आप कह रहे हैं, कल प्रधानमंत्री ने भी कहा, देश की वित्त मंत्री ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था चकाचक है, जबरदस्त शाइनिंग है। अच्छा सर, लेकिन एक छोटा सा बस डेटा है और वो लगभग कितने अरब, कितने लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए इसी साल में 2025 में विदेशी निवेशकों ने इस भारतीय बाजार से खींच लिए। अगर इतनी बम अर्थव्यवस्था है, सब शानदार है जैसा आप कह रहे हैं और मैं आपको फेस वैल्यू पर ले रही हूं, तो सर ये विदेशी निवेशक जिन्हें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था भारत में, वो सब पैसा निकाल कर ले जा रहे हैं। इस सिक्का का दूसरा पहलू है, बताइए ना सर। तो इसका दूसरा पहलू ये है क्योंकि सब कुछ इतना चकाचक है और हमारा बाजार जो शेयर बाजार था वो इतने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा था कि जो विदेशी निवेशक थे उन्होंने कहा कि अब हमें प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार इतना बढ़ा हुआ है, अगर हम लोग अभी एनकैश करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। सर, तो इसलिए आप शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर हैं उनकी बात कर रहे हैं और मैं बात कर रही हूं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगाया, जिन्होंने बाकी सेक्टर्स में पैसा लगाया। 1,38,000 करोड़ लोग निकाल चुके हैं इस साल में। वो देखिए, सब जो भाव होते हैं ना, किसी कंपनी का भाव, अगर हमें प्रॉफिट्स बुक करने हैं अपने पोजीशन पे, अगर हमने किसी चीज में निवेश किया, तो हम विदेश के अगर इन्वेस्टर हैं तो वो हमको कभी ना कभी वो प्रॉफिट्स तो वापस ले जाने हैं ना। वो मतलब हरदम के लिए तो भारत में नहीं रहेंगे, हम तो विदेश के निवेशक हैं। तो जब हम विदेश के निवेशक हैं तो कभी ना कभी तो हमको बेचना है ना, तो हम लोग तब बेचेंगे जब अर्थव्यवस्था सबसे चकाचक है और भाव हमारे
सबसे अच्छे हैं। तो जब उनको अच्छे भाव नजर आए, उनको लगा कि जो 100 रुपए की चीज है वो 500 रुपए हो गई है, तो जरूर 500 पे थोड़ा बेचकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी नहीं, चाहिए। उनके लिए तो अच्छा है, हमारे लिए तो गड़बड़ है ना। नहीं, पर वही ये देखिए, ये उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। तो 1-2 साल में भले उन लोगों ने बेचा होगा क्योंकि कुछ प्रॉफिट्स उनको बुक करने थे, कुछ उन लोगों के मुनाफे थे, कुछ रिटर्न की जरूरत थी, तो उन्होंने किया है। लेकिन अब फिर वो लोग निवेश करेंगे, फिर वो लोग भारत में आएंगे, क्योंकि भारत में जैसे मैंने पहले ही बताया, जो सुधार के कदम लिए गए हैं, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती है, ये सब देखकर बहुत सारा और निवेश आने वाला है। यूरोपियन यूनियन के साथ ही जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके द्वारा मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के ही बहुत सारे निवेशक भारत में आएंगे, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि यहाँ निवेश करेंगे तो हमारा अच्छा यहाँ प्रॉफिट बनेगा। ये आप दरअसल फ्यूचर पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, और मैं आपको एक करंट सिचुएशन बता रही हूँ कि 1,38,000 करोड़ रुपया इसी साल में लोगों ने निकाल लिया। लेकिन मैं अब एक और बात पर आपको, वो आपको देखिए, उसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि वो नेट बेसिस पे आपको देखना है। कुछ आता है और कुछ जाता है, तो कुछ आया भी है और कुछ गया भी है। आप कुछ जाने वाली की आप बात करें, लेकिन पैसे आए भी हैं। सर कितना निवेश आया इसी साल में 2025 में? अगर मैं आपको एफडीआई के बारे में बताता हूँ। एफपीआई की बात अलग है। एफपीआई मतलब जो शेयर बाजार में जाता है, एफडीआई जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट exactly, है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज के समय जो नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो करीब 2 लाख करोड़ का है, नेट एफडीआई, जिसमें से ग्रोस यानी कि जो आया है वो करीब है, मैं आपको बता दूं, करीब 6 लाख करोड़ का आया है, 6-7 लाख करोड़ का आया है, और जो गया है वो करीब 4-5 लाख करोड़ का गया है। तो मैं एफडीआई की बात कर रहा हूँ, एफपीआई नहीं, शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां थोड़ा बहुत नेट जो है वो नेगेटिव है, जैसे आपने बताया 1 लाख करोड़ बाहर गया है। लेकिन अगर आप एफडीआई को देखें तो एफडीआई अभी भी पॉजिटिव चल रहा है और बड़े पैमाने पे एफडीआई आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बैंकों में ही करीब 2 लाख करोड़ का इन निवेश हुआ है। अच्छा, तो इसलिए आपको कुल मिलाकर नेट बेसिस पे इसको देखना चाहिए। सर आप कल ही में आप ही के साथी हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल, उनका एक बयान सुन रही थी और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इन्हीं से दरअसल ये सवाल जुड़ता भी है। पीयूष गोयल ने कल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा कि बोस्टन जैसा शहर, आप क्योंकि खुद अमेरिका में रहकर आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की है आपने हार्वर्ड से, तो बोस्टन जैसा शहर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एक एजुकेशनल हब है जहां की पूरी इकोनॉमी एजुकेशन ड्रिवन है। वो ये कह रहे हैं, आपने कितने साल की सरकार चला ली सो? अब तो 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए। तो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि हमारे देश में भी ऐसे 4-5 कम से कम एजुकेशनल हब होने चाहिए। तो सर हम चाहिए ये हम 12 साल बाद भी जब हम ये कह रहे हैं बोस्टन जैसा होना चाहिए, क्या हम ऐसे देश के कुछ शहर गिना सकते हैं जो एजुकेशनल हब के तौर पर हम कंसीडर कर सकते हैं? बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, और क्योंकि हम बॉस्टन में बहुत साल रहे भी हैं, आपने सही कहा कि हमारी डिग्री भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से है जो बॉस्टन में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीयूष जी के बेटे जो हैं ध्रुव गोयल, वो भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो पीयूष जी को बॉस्टन बहुत अच्छी तरह से मालूम है, और उन्होंने बॉस्टन की अच्छी जिक्र की है, क्योंकि वहाँ ना सिर्फ हार्वर्ड है, वहाँ MIT भी है, वहाँ ब्रांडाइज भी है, टफ्ट्स भी है, तो बहुत सारे अच्छे वहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। और इस कारण बॉस्टन जो है वो एक साइंटिफिक और टेक्निकल हब बन चुका है। और वैसे ही बे एरिया जो है कैलिफोर्निया में, जहाँ स्टैनफोर्ड भी है, UC बर्कली भी है, वहाँ बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं। तो बे एरिया, वहाँ कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है, वो आप जानती ही हैं। क्योंकि इसीलिए सर सारे नेताओं के बच्चे, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज हुई हैं। इसीलिए सारे नेताओं के बच्चे अमेरिका, लंदन, यूरोप, सबकी डिग्रियां, आपने खुद पीयूष गोयल के बेटे की डिग्री का भी जिक्र किया, सब अमेरिका और नहीं, और बड़ी यूरोप अच्छी में पढ़ बात रहे है, हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन जहां भी दुनिया में मिल सकता है ले लिया जाए। मैं तो खुद अपना बताऊंगा, लेकिन सर, नहीं मैं खुद अपना बताऊंगा। मैं पहले हाँ, IIT दिल्ली गया, यहाँ से बेहतर इंजीनियरिंग एजुकेशन मुझे मिला, फिर अच्छी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन भी हमने ली, और हम वापस अब हिंदुस्तान में अपना योगदान देने के लिए। तो इस तरीके से आप अच्छे एजुकेशन और स्किल आपको मिले और फिर भारत में अपना योगदान दीजिए। बट सर इसका एक दूसरी तस्वीर भी है ना, यानी कि बॉस्टन जैसी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, MIT का आपने जिक्र किया, वो यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, और उनका नाम है IITs हैं, JNU है,
बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हमारे देश में भी हैं। और जैसे पीयूष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि हम लोगों को बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स हम लोगों को खड़ी करनी चाहिए। बजट में इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा भी है कि हम लोग सहयोग देंगे, जिसमें कि पांच ऐसी यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स को हम लोग खड़ा करें, जैसे बॉस्टन हो गया, या कैम्ब्रिज यूके हो गया, या ऑक्सफोर्ड हो गया। ये सब जो टाउनशिप्स हैं, ये एक यूनिवर्सिटी के केंद्रित हैं और एक यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको बहुत अच्छा उनको प्रभाव हुआ है और बहुत अच्छा वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी और अर्थव्यवस्था को भी बहुत वहाँ से प्रोत्साहन मिला है। लेकिन सर क्या इसी ये प्रकार से सर, देश में भी करना है। नहीं करना है तो सर 12 साल हो गए, बहुत लंबा वक्त बीत गया। Is किया it भी too है। late? नहीं, Is it किया too भी है। late, sir? नहीं, बिल्कुल टू लेट नहीं है, और हम लोगों ने किया भी है। देखिए, जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो मुझे अच्छी तरह से पूरा नहीं याद है, लेकिन 7-8 ही IITs थे। जी। आज के समय 24 IITs हो गए हैं। लेकिन आज के समय में 2024 की 20 एम्स हो गए हैं, 20 IIMs हो गए हैं। तो हम लोगों ने इन सब जो महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, इनको हम लोगों ने बहुत तेजी से बढ़ाया है। सर लेकिन आज 2024 की ही रिपोर्ट है, जिस IIT का आप जिक्र कर रहे हैं, वो वहां के बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रही है, वहां के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन बच्चों को खोज खोज कर ले जाते थे लोग की भाई, और बड़ी सैलरीज पर, हाई पैकेजेस पर लेकर जाते थे। वो भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि IITs में। इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न सर? मैटर ऑफ कंसर्न देखिए बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों को जरूर कोशिश करनी चाहिए जिसमें कि हमारे जो होनहार और मेहनती जो हमारे युवा हैं, उन सबको अच्छे अच्छे रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। IITs में भी बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को भले नहीं मिल रहा होगा। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके जो आकांक्षाएं हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी काफ़ी मतलब ऊंचे स्तर के हैं। तो हम लोगों को और भी रोजगार का सृजन करना है, और अच्छे अच्छे हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब होंगी तब हम लोग और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। और इसलिए बजट में मैं बता भी दूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कई सारे सनराइज सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने नीतियां बनाई हैं, जैसे कि आप सेमीकंडक्टर्स में 40,000 करोड़, टूरिज्म में। हाँ, टूरिज्म में सर मैं स्पेसिफिक अगर एजुकेशन की आपसे, और क्योंकि यू आर प्रो एजुकेशन पर्सन, सो इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम क्या अब 78 बरस बाद, जब हम ये सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, ये सपना देख रहे हैं ना सर, हम आत्मनिर्भर भारत का सपना, लक्ष्य है, मैं उसे सपना नहीं कहूंगा, मैं उसे लक्ष्य कहूंगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं, लक्ष्य हम मानकर चल रहे हैं। तो सर ये जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं, जो बाकायदा रैंकिंग के तौर पर जारी होती हैं, अक्रॉस द ग्लोब जारी होती हैं, इन टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी IIT, एक भी IIM, एक भी NIT, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है लगभग 55,000 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में से। बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ी हैं, वास्तव में हुआ है। पहले टॉप 200 में थे, अब टॉप 100 में आ गए हैं। और अगर आप IITs को देखेंगे और इंजीनियरिंग में देखेंगे सिर्फ, क्योंकि क्या है कि यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का भी डिपार्टमेंट हो सकता है, यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो IITs को अगर आप साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखेंगे, सिर्फ साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि उनके लिए सही जो पीयर ग्रुप है वो साइंस एंड इंजीनियरिंग का पीयर ग्रुप है। तो हमारे 3-4 जो IITs हैं, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, ये सब टॉप 50 में हैं। तो आज के समय टॉप 50 में हमारे IITs आ गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है। टॉप 50 नहीं सर मेरे पास 3 रिपोर्ट्स हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मेरे पास है, मेरे पास टाइम्स हायर एजुकेशन जिसको THE कहते हैं वो मेरे पास रैंकिंग है, और शंघाई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, उसमें हमारे IIT जो पिछले साल 120 के रैंकिंग में आ रहे थे, वो इस बार टॉप 120 से बाहर हो गए दरअसल। नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आप तुलना कर रही हैं, इसको आप सही तरीके से करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स मत देखिए। IITs जो हैं वो यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब कई अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन लॉ स्कूल नहीं है, मेडिकल स्कूल नहीं है, ह्यूमैनिटीज का डिपार्टमेंट नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज के साथ उनकी तुलना मत करिए आप उनको साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स या साइंस एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ करिएगा। और जब आप इस तरीके से उनको तुलनात्मक तौर पे आप देखिएगा तो टॉप 100 नहीं, वो टॉप 50 में अधिकांश हैं, और कई सारे उनके डिपार्टमेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, या मेरा ही केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, जो टॉप 20s में भी हैं। तो इसलिए IITs को अगर देखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को देखना है, तो उससे सब यूनिवर्सिटीज के साथ आप मत कंपेयर करिए, आप उनको इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपेयर सर आई टुक इट
ऑन योर फेस वैल्यू, मैंने आपकी फेस वैल्यू पर इसको स्वीकार कर लिया। अच्छा सर, लेकिन हम इतने ताकतवर मुल्क बनते जा रहे हैं, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम हो गए हैं, हम क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप हमें बताएंगे कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें, अब हम रशिया से तेल न खरीदें, रशिया से तेल खरीदेंगे तो 50% टैरिफ वो हम पर जड़ देंगे। ये ट्रंप की दादागिरी इसको मैं कहूं, या फिर इसको इंडिया दरअसल किस पर्सपेक्टिव से और प्रधानमंत्री किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? आप लोगों के बातों पे नहीं, लेकिन भारत की नीतियों पे नजर रखिए। और जो हम लोगों की नीतियां हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हित में ही की जाएंगी। नहीं, लेकिन ट्रंप इतने आउटस्पोकन कैसे हो सकते हैं? अब अगर देखिए, एंड ही इज गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन पब्लिक फोरम्स। दुनिया में और खासकर लोकतंत्र में हर कोई का अधिकार है कुछ भी बोलने का, तो भले वो उसको बोले, लेकिन नहीं सर, इतने क्रूशियल इश्यूज पर। लेकिन हम लोगों को नीतियों को देखना है, अपने कदम को देखना है, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन नहीं दे पा रहे हैं अमेरिका को कि भाई बस बहुत हो गया, अब चुप हो जा? वो आप नीतियों को देखिए, आप बातों को क्यों देख रही हैं? नहीं सर, ऑपरेशन सिंदूर पर 52 बार अगर ट्रंप ये आगे बढ़कर कहते हैं कि मैंने मीडिएशन कराया, पर ऑपरेशन सिंदूर में वास्तव में, और अगर आप देखें कि जो निष्पक्ष जो जांच की गई है, अभी स्विट्जरलैंड के ही एक थिंक टैंक ने रिपोर्ट निकाला है कि हम लोगों ने पाकिस्तान को घुटनों पे हम लोग ले आए थे। तो चाहे और कोई कुछ भी बोले, जो सोचने समझने गहराई से देखने वाले थिंक टैंक्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सबका मानना है कि पाकिस्तान का और कोई विकल्प था ही नहीं, उसको सीज फायर मांगना ही था। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने उन लोगों के एयरफोर्स को और उनके एयरफील्ड्स को और उनकी सब जो हथियार थे इस तरीके से डिग्रेड किया, इस तरीके से नष्ट किया कि उनके पास और कोई उपाय था ही नहीं। बट सर, इसमें एक कंसर्न मैंने हालांकि ट्रंप पर सवाल पूछा था, तो एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो और हम भी एक संप्रभु राष्ट्र हैं। अगर तो जवाबदेही उस जनता की है, हम लोगों की जवाबदेही तो नहीं ना, क्योंकि चुनाव तो वो वहां लड़े हैं, तो वहां की जनता उनकी जवाबदेही देखेगी। नहीं सर, भारत की तरफ से जो लोगों को अपने एक नीतियों बड़ा को और कड़ा जवाब जाना चाहिए था, जयंत सिन्हा को क्या ये लगता है कि वो बड़ा और कड़ा जवाब दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग इन एनी अदर्स स्टेट पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स? जवाब बहुत तरीके से दिए जाते हैं सर, कैसे दिया जवाब? अब आप देखते रहिएगा, आप देख ही रही हैं। कई बार कहा गया है कि इस कारण जो युद्ध था वो रोका गया, लेकिन हम लोगों ने जवाब इसका नहीं दिया। जैसे मैंने कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जवाब दिया कि सीज फायर पाकिस्तान को मांगना पड़ा, क्योंकि वो एकदम इस तरीके से उनके एयरफोर्स को और उनकी कैपेसिटीज को हम लोगों ने नष्ट किया कि वो कुछ आगे युद्ध लड़ ही नहीं पा रहे थे। तो जवाब तो उनको मिल गया ना। अब सर, लेकिन जिस चाइना ने बाकायदा पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर में, हम उसी चाइना के लिए अपने सरकारी सेक्टर को, जो प्रतिबंध हमने गलवान वैली के कॉन्फ्लिक्ट के बाद लगाया था, हमने अपने सरकारी सेक्टर को उसी चाइना के साथ खोल दिया। नहीं, हम चाइना को भी पनिश नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सरकारी सेक्टर को नहीं हम लोग खोले हैं, और अगर हम लोग व्यापार चीन के साथ थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो वो भारत के हित में ही कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है ना, कि जब आप विदेश नीति को देखती हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है, और उन सबका बैलेंस लेकर संतुलित तौर पे सोच समझकर सुलझे हुए तरीके से ही कार्रवाई की जाती है, आगे बढ़ा जाता है। सर, तो वो सब गलवान किया जा वैली रहा का 2020 में, जब आप इससे सहमत होंगे, जब 2020 में गलवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमने चाइनीज सामान की होली जलाई, हमने चाइनीज ऐप बैन कर दिए, हमने चाइना को अपना शत्रु माना। बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर में ये साफ हुआ कि चाइना ने लॉजिस्टिक पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए, चाइना की तरफ से पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को दिया गया, ये हमारी सेना की तरफ से भी लगातार ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर कहा गया। तो हमें चाइना के साथ क्या वाकई ये सारे, जिसको आप सॉफ्ट टर्म पॉलिसीज के तौर पर देख रहे हैं, ये हमें कैरी फॉरवर्ड चाइना के साथ करना चाहिए था? वही हम आपको बता रहे हैं कि जब इन सब चीज़ों को देखा जाता है, चाहे व्यापार नीति हो या विदेश नीति हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, उन सबको संतुलित तौर से समझकर सुलझे हुए तरीके से आगे काम लेना होता है। मैं आपको वैसे बता दूं कि सबसे जरूरी जो मामला है कि वो हम देश के तौर पे आत्मनिर्भर हों और हम अपने ही
उत्पादन के द्वारा सब जो हमारी जरूरतें हैं उनको हम पूरी कर सकें। पर सर तो ये इसलिए जरूरी आत्मनिर्भरता इसी कारण जरूरी है क्योंकि आज के समय कई ऐसे देश हैं जिनके पास कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, उत्पादन वो इस चीजों की करते हैं कि उसको रोकना संभव नहीं है। आज अगर हम लोग सब लोग स्मार्टफोन वगैरह का उपयोग कर रहे हैं तो उन स्मार्टफोन के सेमीकंडक्टर्स कहाँ बनते हैं? तो वो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एक ही देश में अधिकांश आज के समय चीज बताइए ना, और वो ताइवान। और तो आज पूरी दुनिया ताइवान पे निर्भर। सर एक चीज बताइए ना, और दिल पर हाथ रखकर बताइए। मैं आपसे पॉलिटिशियन के तौर पर सवाल पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं आपसे एक ऐसे लर्नेड व्यक्ति के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ जो इकोनॉमी को समझता है, जो पॉलिसीज को समझता है, जो फॉरेन पॉलिसीज को भी समझता है। भाई हमने 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया, 2014 में हमने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया। वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 12 साल बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी है दिखनी चाहिए थी। लेकिन चाइना के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया? हम इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं, चाइना से बढ़ाते जा रहे हैं। $116 बिलियन। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इसका जवाब ये है कि जहां तक उत्पादन की बात है, जहां तक इंडस्ट्री की बात है, उद्योग की बात है, इसमें रेस का मामला आ जाता है। और इसमें रेस क्या है? हम लोगों ने अपना उत्पादन हम लोगों ने बढ़ाया, हम लोगों ने अपनी क्षमताएं जो हैं वो मेक इन इंडिया के द्वारा बहुत आगे हम लोग उसको ले आए हैं। जहां पहले स्मार्टफोन हमारे देश में बनते ही नहीं थे, आज के समय हम लोग पूरी दुनिया में अपने स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अधिकांश जो अमेरिका के स्मार्टफोन्स हैं, जो एप्पल के जो जा रहे हैं, वो हमारे भारत देश में ही बन रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने राहुल गांधी कहते हैं तो असेंबलिंग सेक्टर हो गया है। मेरी बात सुन लीजिए, बताइए ना सर। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन ये रेस है। और रेस में क्या है कि चीन और अमेरिका, इस रेस में हम लोग दौड़े, बहुत आगे आए, लेकिन वो लोग और आगे दौड़ गए और आगे चले गए। तो इसलिए कैचअप वाली जो बात होती है ना, वो कैचअप करना बड़ा मुश्किल है जब ये दो देश अमेरिका और चीन अमेरिका और चीन ये दोनों देश इतने तेजी से दौड़ रहे हैं कि इस रेस में हम लोगों को कैचअप करना, इनको पकड़ लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बस एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछ रही हूँ, यही तो लक्ष्य है हमारा कि हमें अमेरिका और चाइना, जर्मनी को पहले सुपरसीड करना है और फिर चाइना और अमेरिका हमारा लक्ष्य है। सर कितने साल का टारगेट ये मानकर चलें? बस इसी सवाल पर वाइंड अप कर रहे हैं। और ये इसके अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आंकड़ों के ही आधार पे इसके जानना चाहिए। आज के समय हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो $4.5 ट्रिलियन के आसपास है। 2030 में हम लोग करीब $7 ट्रिलियन पे आ जाएंगे। आज के समय चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो करीब $20 ट्रिलियन है। हाँ, हमसे 5 गुना ज्यादा है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो $30 ट्रिलियन है, जो हमसे 8 गुना ज्यादा है। तो लॉन्ग वे टू गो। तो इसलिए हम लोग जब 7 पहुंचेंगे तो चीन 27 पे चले जाएगा। जब हम 7 पहुंचेंगे तो अमेरिका 35 पे चले जाएगा। तो क्या है कि रेस है, ये रेस है। और इसलिए सब लोगों को समझना है कि हम लोग सिर्फ मतलब आकांक्षाओं के या एस्पिरेशन के आधार पे हम लोग इस रेस में नहीं जीत सकते हैं। हमें मेहनत करना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, और सरकार की जिम्मेवारी ये है कि आपको वो साधन दे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, नीतियां हो, जिसमें कि आप इस रेस में आप और तेजी से दौड़े, जिसमें कि चीन के जो लोग और अमेरिका के जो लोग हैं हमसे बहुत आगे दौड़ रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, इन बच्चों को ये, क्योंकि यही हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये युवा जो बैठे हुए हैं, एक छोटा सा मैसेज सबके लिए, क्योंकि बहुत बार इस तरह के बयान आते हैं कि भाई 17 घंटे नहीं, अब 18 घंटे काम करना है, अब 20 घंटे काम करना है, तब हम अमेरिका और चाइना को बीट कर पाएंगे, कॉम्पीट कर पाएंगे। इन बच्चों के लिए एक मैसेज सर। मैसेज ये है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। क्योंकि क्या है कि प्रोडक्टिविटी हम लोगों को इंक्रीज करनी है, और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब आप वर्क स्मार्टर करें, जब आप सही जो आपके पास उपाय हैं उनका उपयोग करिए। समझ में आया आप लोगों को? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के समय क्लॉड वगैरह के साथ आप जो कोडिंग पहले आप खुद किया करते थे, वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कोडिंग कर रहा है। तो आप क्लॉड का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं कि नहीं उपयोग कर सकते हैं? कौन है यहाँ, कितने लोग हैं जो एआई को रोज 4-5 बार उसका इस्तेमाल करते हैं? रेज योर हैंड्स। तो बहुमत नहीं है, ये अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ इसका बहुमत नहीं है। तो इसलिए एआई को, और किस प्रकार से आप एआई का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ ये पूछने की नहीं कि मुझे ये पिक्चर कितने बजे नोएडा मॉल में चल रही है, नहीं, इसके बारे में मत उसका उपयोग करिए। उससे पूछिए कि
ऐसा क्यों है कि चीन भारत से आगे है? हाँ, सर ने जो मैसेज दिया, से इट लाउड वंस। सर ने अभी जो मैसेज दिया आप लोगों को, व्हाट टू डू टू बीट चाइना एंड अमेरिका, से इट लाउड, से इट लाउड। एक साथ बोलिए, जोर रोज से रोज बोलिए। दिन पे दिन आप लोगों को स्मार्टर बनना है। तो वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर